पुणे कहां है? महाराष्ट्र की टोटल अर्थव्यवस्था में तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा योगदान पुणे का। 3.32 लाख करोड़ पर कैपिटा में पुणे छठे नंबर पर है। तो एक शहर, एक व्यक्ति कैसे दुनिया और देश और समाज की नसीब बदल रहा है, तकदीर बदल रहा, मैं उसका उल्लेख आपको कर रहा हूं। अभी 1.5 वर्षों पहले मैंने खबर पढ़ी डेनमार्क की एक कंपनी के बारे में, नोरो नॉर्डिक्स। ये फार्मा कंपनी है, आपके मोटापे और शुगर की दवा। उस एक कंपनी ने अपने देश की इकोनॉमी में भारी छलांग दी, एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ा दिया, वहां की गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी चेंज करने पर मजबूर किया कि दुनिया के सारे बेस्ट टैलेंट्स के लिए दरवाजे खोल दीजिए, टैलेंट्स यहां आएंगे, उन पर कोई कानून लागू नहीं होगा। यानी आज दुनिया प्रतिभा को पूछ रही है। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे चीज हमसे बेहतर जानते होंगे। मैं 1994 में पहली बार यूएस गया तो मेरी बड़ी इच्छा हुई, मैंने कहा कि मैं यूएस की ताकत समझना चाहता हूं। उनकी ताकत उनकी शिक्षण संस्थाएं हैं। आप जानिए, वहां हार्वर्ड देखने गया, स्टैनफोर्ड देखा, बाकी औरों के बारे में थोड़ा पढ़ा, MIT, हार्वर्ड, येल, कैम्ब्रिज, ब्रिटेन आकर कैम्ब्रिज देखा। ये संस्थाएं उनको आगे ले गई। ये ताकत है, जहां इनोवेशन होते हैं वो ताकत है, कैसे समाज को दिशा देता है। बहुत पहले नारायण मूर्ति का एक लेक्चर मैंने सुना था, शायद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, कि आप अपने जीवन में जो 10 महत्वपूर्ण चीजें इस्तेमाल करते हैं रोज के लिए, मेडिकल में जो होती है उनसे 10 की सूची उन्होंने बनाया था, MIT ने उसको ढूंढा। आज आप जाने कि इन्हीं इंस्टीट्यूशन से निकले वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। एक मैं देख रहा था, कहीं किसी लेख में पढ़ रहा था, गूगल के को फाउंडर, व्हाट्सएप के ब्रायन एक्टोन, गूगल के को फाउंडर लेरी पेंज, जनरल मोटर्स के मैरी बारा, ये सारे छात्र अपने प्रयास से दुनिया में 5.4 मिलियन जॉब क्रिएट इन्होंने किया। यानी एक व्यक्ति क्या कर सकता है मैं आपको बता रहा हूं। और दुनिया में एनुअली 2.7 ट्रिलियन रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हार्वर्ड के बिल गेट्स या मार्क जुकरबर्ग हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं। ताइवान के बारे में पढ़ रहा था, मामूली छोटा सा देश, दुनिया का जो बड़ा एक महाशक्तिशाली देश है, उसको न जाने कितने दशकों से अपने आधिपत्य में लेने के लिए बेचैन है। पर एक मामूली छोटा देश जो आपके केरल का बराबर का होगा, उसका वजूद आज दुनिया मानती है, क्योंकि चिप्स में उन्होंने अपनी जगह बनाई। एक TMC कंपनी कैसे उन्होंने खड़ा की, फैसिनेटिंग स्टोरी। शायद चार्ल्स मिलर या किसी ने किताब लिखी है द चिप्स वॉर, जरूर पढ़ें। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपके अंदर क्या क्षमता है उसको आप याद करें, आप दुनिया में क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब बच्चे थे तो हमारे अध्यापक गाँव में बताते थे स्काई इज द लिमिट, पर हमारे समय नहीं था। हमारे समय पटना से आज मैं अपने गांव जाऊं और हमारे यहाँ अगर वो ब्रिज रहे पीपे का पुल, तो मुश्किल से 1.5-2 घंटे पहुंच सकता हूँ। 3 दिन पहले लगता था, जो आपकी कल्पना में नहीं आ सकता। तो ये आज दुनिया की स्थिति है। बहुत पहले विवेकानंद और हमारे उनके साथ थे मिस्टर टाटा, ये दोनों जा रहे थे शायद जापान या जापान से अमेरिका। उस क्रम में उन्होंने सुझाव दिया विवेकानंद ने कि किस तरह के वो संस्थाएं आप खड़ी करें जो थॉट्स से इनोवेट करें, भारत को साइंटिफिकली मजबूत बनाए। और उससे क्या जन्म हुआ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये 1893 में विवेकानंद जी ने जमशेद जी को कहा था कि वैसे संस्थान बनाइए जहां थॉट्स, आइडियाज, इनोवेशन की कैपेसिटी हो। और इसे संस्थानों ने देश को आपको क्या दिया? विक्रम साराभाई, डॉक्टर AJ भाभा, नोबेल पुरस्कार पाए CV रमन, सतीश धवन, पहले IIT के संस्थापक JC बोस। और हाल में आपने ये खबर देखी होगी कि भारत की एक महिला ने दुनिया के सबसे बड़े जो मतलब पहाड़ियों का पुल है, उस पर जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें पुल खड़ा किया रेलवे के लिए। इसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की महिला ने जो पुल लिंक पहली बार बना जम्मू कश्मीर। और हमारे वैज्ञानिकों ने DRDO में जाइए या बाकी जगहों पर जाइए जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है,
वहां निकली लड़कियों ने चंद्रयान से लेकर सब में जो काम किया है वो अभूतपूर्व। ये मैं आपसे आज निवेदन कर रहा हूं कि ये आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने को लगातार अपडेट करें। और जो मैंने बताया कि फ्यूचर्स ऑफ मैनेजमेंट टफर ने जब कहा तो मुझे लगता था उस वक्त क्या भारत का समाज ऐसा बनेगा, संयुक्त परिवार टूट जाएंगे, इस तरह से इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन होगा, इस तरह से डेथ ऑफ डिस्टेंस होगा। इन पर भी बहुत लोगों ने काम किया, अलग अलग किताबें हैं, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। पर ये चीजें हुई, दुनिया आज एक गांव है। हमें अपने गांव से जिससे आज हम 2 घंटे पहुंच सकते हैं, वहां से आज दिल्ली मुंबई जो 4-6 दिन लगते थे आज सिर्फ में पहुंचा जा सकता है। उसी तरह भारत से दुनिया के किसी कोने में जाना आज आसान हुआ, दुनिया किसी कोने से भारत में आना, यानी आज ग्लोब एक गांव। इस ग्लोबल गांव में आप अलग बन करके नहीं रह सकते। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो चीजें आजकल बहुत चर्चा में, भारतीय वैज्ञानिकों ने, भारतीय युवाओं ने वो क्षमता दिखाई है कि दुनिया के बड़े से बड़े देश परेशान है कि भारत की इस प्रगति को कैसे रोका जाए। यह आप में ताकत है कि कैसे उस तरह की चीजों को तोड़े और भारत को आगे ले जाए। यह आप में क्षमता है, मैं ये यकीन करता हूं। मैं आपसे कहना चाहता था कि जब भारत में क्षमता नहीं थी तब कैसे कैसे लोग, 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा। इसी धरती से राहुल सांकृत्यायन का रिश्ता रहा, बहुत कम लोग उनको जानते हैं। 1910 में आजमगढ़ में जन्मे, बिहार में आकर फ्रीडम स्ट्रगल में छपरा में रहकर उन्होंने परसा आश्रम में काम किया। घर से निकले तो कोई भाषा, प्राइमरी स्कूल बाद कोई भाषा नहीं जानते थे, पर बनारस, लद्दाख, श्रीलंका, कोरिया होते हुए लेनिनग्राद अकादमी जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पढ़ाया उन्होंने। कैसे? स्वाध्याय से। कब? जब भारत गुलाम था। एक व्यक्ति के अंदर संकल्प की क्या ताकत होती है। उन्हीं दिनों एक आचार्य धर्मानंद दामोदर कौशाम्बी हुए गोवा, बहुत कम लोग जानते हैं। उनके लड़के डीडी कौशाम्बी बहुत बड़े गणितज्ञ हुए। वो अपढ़ थे, उनके पिता जो आचार्य धर्मानंद कौशाम्बी वो वहां से निकले, पुणे गए संस्कृत सीखने, फिर वहां से घूमते हुए उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, प्रयाग, बनारस और मजदूरी करके जीवन गुजारा। डेली मजदूरी करते थे और पढ़ते थे। नेपाल गए, पाली सीखी, कलकत्ता, श्रीलंका, सिलोन गए, कॉलेज में पढ़े, बर्मा गए, वहां पढ़ाया, कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाया, फिर फर्गुसन चले गए, हार्वर्ड ने उनको बुलाया, पढ़ाया, हार्वर्ड गए तो उन्होंने रशियन सीखी, फिर लेनिनग्राद गए, और अंत में सब चीजों को छोड़ करके फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो गुजरात विद्यापीठ में आकर निःशुल्क पढ़ाया। ये संकल्प अगर आपके अंदर है तो सुविधाएं हो या न हो आप इतिहास बना सकते हैं। ये व्यक्ति का संकल्प, व्यक्ति की ताकत होती है। इसलिए मैं आपको ये उल्लेख कर रहा हूं। और आज की दुनिया में जब आप के पास इतनी सारी चीजें हैं तो सबसे बड़ा संकट क्या है जिससे आप सीख सकते हैं, वो मैं आपको कहूँ, वैल्यूज का संकट। मैं पत्रकार था, पर कल कभी मुझे पढ़ने लिखने की कुछ इच्छा होती थी तो एक बार कुछ टाइम ब्रेक लेकर मैं आया, कलकत्ता में गया। वहां एक सेंटर फॉर ह्यूमन वैल्यूज हुआ करता था। मैं स्मृति से बोल रहा हूं सारा। प्रोफेसर एस के चक्रवर्ती उसके डायरेक्टर हुआ करते। प्रोफेसर एस के चक्रवर्ती में मेरी रुचि कैसे हुई, मैं स्टेट्समैन और अखबार पढ़ता था तो पहले के भारतीय मैनेजमेंट वैल्यूज के बारे में वो बहुत ही सुंदर लिखते थे। उनकी बहुत सारी किताब है मैनेजमेंट वैल्यूज पर, जरूर आप कभी पढ़िएगा, और लोगों के भी होंगे, पर चूंकि मैं पढ़ा वहां जाकर के, वहां उन्होंने अपने देश महर्षि अरविंद से लेकर के, विवेकानंद से लेकर के, रामकृष्ण जी से लेकर, गांधी से लेकर के, और जितने फ्रीडम स्ट्रगल के स्टॉलवर्ड्स, ओरिजिनल थिंकर्स हुए, उन सबके क्या मैनेजमेंट संबंधी विचार थे उस पर उन्होंने टॉक्स करवाए। बहुत ही प्रभावी टॉक्स है, कभी मिले कहीं से तो खोद कर जरूर पढ़िएगा। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह है क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट आपको वैल्यूज का मिलेगा, और भारत का, बिहार का, पाटलिपुत्र में होने का, इस देश में होने का सबसे बड़ा लाभ आपको उसमें मिलेगा। ये जैसे गांधी जी ने भी हमारे यहाँ कहा, हम आज गांधी जी को भले याद न करें, उन्होंने कहा नैतिकता बिना व्यापार, काम किए बिना धनार्जन, बिना विवेक के सुख, सिद्धांतहीन राजनीति, चरित्र बिना ज्ञान, मानवीयता बिना ज्ञान, बिना त्याग की पूजा।
हो सकता है हमारे लिए आज नई पीढ़ी उसको रेलिवेंट ना माने, हमारे नीतीश जी ने हर जगह उसको माने, लेकिन कैसे आपको रेलिवेंट दुनिया आज मान रही है जिसे आपको सीखना चाहिए, वो मैं आपसे कह रहा हूं। शायद 2004-5 की बात है, ये सब मैं अपनी मेमोरी के आधार पर कह रहा हूं, आप रिचेक कर सकते हैं, वर्ष इधर उधर हो सकते हैं। दुनिया में कुछ बड़ी कंपनियां अचानक कोलैप्स कर गई, बैंकरप्ट हो गई। उनमें से एक इनरॉन थी और दूसरा शायद अमेरिकन कॉम होगा। ऐसी अनेक कंपनियां, उस पर बाकायदे लोग शोध करने लगे। भाई इतनी बड़ी कंपनियां जिनका कितने बिलियन डॉलर्स कई देशों के उनके जीडीपी से अधिक होता था, कैसे कोलैप्स कर लेंगे। और टाइम की किसी महिला पत्रकार ने उस पर शोध करके लिखा, शायद बाद में उनको पुलित्जर अवार्ड भी मिला, और ये सब फैक्ट्स चेक कर सकते हैं। मैं स्मृति के आधार पर फिर कह रहा हूं, उन्होंने क्या पाया कि ये सारे लोग पढ़कर कहां से निकले थे। इनके मैनेजमेंट के पढ़े हुए लिखे जो लोग थे, जो कंपनी को चला रहे थे, वो येल से थे, स्टैनफोर्ड से थे, हार्वर्ड से थे, केलॉग से थे। यानी वो संस्थाएं जहां आज एक भारतीय का एडमिशन हो जाता है तो हम मानते हैं कि हमारी मुक्ति हो गई, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। हमारे लिए कई, हमारे आने वाली पीढ़ियों का मतलब उनके लिए जीवन बहुत बेहतर हो गया, ऐसी कामना हम करते हैं। पर वहां से निकले लोगों में ये निष्कर्ष निकला कि बड़े तेज थे, बड़े जीनियस भी थे, पर इनमें ह्यूमन वैल्यूज नहीं। इसलिए ये सारी डिक्लाइन कंपनियां रातों रात बिलियन डॉलर्स की कंपनियां, ट्रिलियन डॉलर्स कंपनियां कोलैप्स कर गई। तो उसमें रिकमेंडेशन था कि वैल्यूज पढ़ाए जाए। उसमें भारत की गीता के बाद महर्षि अरविंद के बारे में, गांधी के बारे में वहां चर्चा थी कि ऐसे वैल्यूज हम भारतीय वैल्यूज पढ़ाएं, तो ये आपको डिस्टिंग्विश करेंगे। और आज की तारीख में खास तौर से हो, जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं समझ सकता हूं कि टेक्नोलॉजी के प्रति कितनी गंभीर और गहरी आपकी आस्था तो ना कहूं, आपका लगाव और प्रेम है। हम आज घरों में बात करते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में उसका इस्तेमाल करते हैं, कभी भी अपने को खाली नहीं रखते। यहां भी बैठे होंगे तो कुछ लोग देख ही रहे होंगे। ये टेक्नोलॉजी जो आज दुनिया पश्चिम कर रहा है कि डिजिटल फास्ट आप करिए, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। 2023-24 के आसपास, मुझे ऐसा लगा 24 जनवरी में या 23 में कहीं, जो एआई के फाउंडर थे, जो मतलब जिन्होंने अपना वो कंपनी शुरू की, स्टार्टअप जिसे ढूंढा और चैटबॉट एप्लीकेशन जो जीटीवीटी का वो था, वो सार्वजनिक किया। तो उस वक्त बहुत दुनिया में चर्चा हुई कि मशीन हमें कहाँ ले जा रहा है, कहाँ पहुंचेंगे। तो उनका एक इंटरव्यू मिला मुझे, वो शायद न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था या कहीं। जब उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया उसके कुछ दिनों बाद उस स्टार्टअप में शायद माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन की पूंजी लगाई। तो दुनिया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन नौजवान है जिसमें इतने मतलब कम समय में इतनी बड़ी पूंजी आ रही है। तो उस अखबार में उनका इंटरव्यू किया, तो उसमें सैम अल्टमैन ने 3 बातें कही। कहा कि मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बता रहा हूं, मैंने कहा कि जो पढ़ा था वो बता रहा हूं। कहा कि ये इंस्ट्रूमेंट दुनिया को वो सुख, आराम और भौतिक उपलब्धियां देगा जिसकी दुनिया ने कभी कामना नहीं की। दूसरा इसका लाभ बताया कि ये उस तरह से अफवाह फैलाएगी, उस तरह से डिसरप्ट भी कर सकती है जिसकी कभी दुनिया ने सोचा भी नहीं था कि क्या ये मशीन कर सकती है। उस पत्रकार ने पूछा कि आप अपने इस मशीन को ह्यूमन इन्वेंशंस की श्रेणी में कहां रखना चाहते हैं। तो कहा मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बराबर। मुझे यकीन है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट आप जानते होंगे। आप में से कितने लोग जानते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट? अपना भविष्य, अगर भविष्य समझना चाहते हैं आने वाली दुनिया में, तो ऐसी चीजों को पढ़िए। इतिहास दृष्टि देता है, इतिहास से भविष्य बनता है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट वो था जब पहला परमाणु बम बना और वो जापान पर गिरा। आपने ओपेनहाइमर पर अगर फिल्म देखी हो तो उसको समझिए और जानिए। अभी हाल में उन पर फिल्म बनी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बराबर कहा इन्होंने, सैम अल्टमैन ने, कि उसकी तरह प्रभाव क्रिएट करने वाला मेरा एआई है। तो आप समझ सकते हैं कि एआई में कहा कि इसमें दोनों चीजें हैं, असीम संभावनाएं हैं अगर हम मशीन का सही उपयोग करें
और असीम चुनौतियां हैं अगर हम उनका गलत उपयोग करें। दोनों संभावनाएं आपके पास हैं। आज की स्थिति में अगर हमें ऐसी मशीनों से जो निरंतर हमें अलग अलग ढंग से बदल रही हैं, उनके साथ रह करके बेहतर काम करना है, इस पर युval हरारी ने भी एक अलग बुक लिखी है, अभी बड़ी उपयोगी, जरूर वो आप पढ़िएगा, क्योंकि आप इसी को फेस करेंगे। इसी में